डायस्पोरा शब्द असल में ग्रीक भाषा से आया है। इसका मतलब है बिखरना या फैलना। पहले यह यहूदी लोगों के अपने पुश्तैनी घर से बिछड़ने के बारे में बताता था, पर समय के साथ इसका मतलब बहुत बार आच गया है। आज यह उन लोगों के ग्रुप के लिए इस्तेमाल होता है जो अपनी जन्मभूमि से या तो अपनी मर्जी से या जबरदस्ती दुनिया के दूसरे हिस्सों में जाकर बस गए हैं। डायस्पोरा लिटरेचर इन्हीं बिखरे हुए समुदायों ने लिखा है। ये ऐसी कहानियां हैं जो एक जगह छोड़कर दूसरी जगह नई जिंदगी बनाने के मुश्किल अनुभव से पैदा हुई हैं। एक ऐसी कहानी जो जाने और पहुंचने के धागों से बुनी गई है। इस तरह की राइटिंग बीच में होने के अनुभव के बारे में है। यह उन लोगों की जिंदगी के बारे में बताती है जो दो दुनियाओं के बीच जीते हैं, एक जिसे उन्होंने पीछे छोड़ दिया और दूसरी जहां वे अब रहते हैं। ये कहानियां सिर्फ माइग्रेशन की फिजिकल जर्नी के बारे में नहीं है, ये अपने कैरेक्टर्स की साइकोलॉजिकल और इमोशनल दुनिया में गहराई तक जाती हैं। लेखक अक्सर खोया हुआ महसूस करते हैं। ऐसा लगता है कि वे कहीं भी पूरी तरह से फिट नहीं होते। उनकी राइटिंग एक मीठी कड़वी यादों को पकड़ती है, एक ऐसे घर के लिए जो शायद अब वैसा नहीं रहा जैसा उन्हें याद है। साथ ही एक नए समाज में ढलने की रोज की चुनौतियों को भी बताती है, जहां रीति रिवाज, भाषाएं और उम्मीदें अलग हैं। डायस्पोरा लिटरेचर एक रिकॉग्नाइज्ड फील्ड के तौर पर 20वीं सदी में बड़े माइग्रेशन के दौरान शुरू हुआ। उपनिवेशवाद, वर्ल्ड युद्ध, राजनीतिक अस्थिरता और पैसों की जरूरत जैसी घटनाओं ने लाखों लोगों को देशों की सरहदें पार करने पर मजबूर किया। जब ये समुदाय नई जमीनों पर बस गए तो लेखकों की एक ऐसी पीढ़ी सामने आई जिन्हें अपने अनोखे अनुभवों को लिखना जरूरी लगा। उन्होंने प्रवासी जीवन के शांत संघर्षों और छोटी छोटी जीतों को आवाज देने की कोशिश की। उनकी राइटिंग पहचान, विरासत और सांस्कृतिक तालमेल की मुश्किल प्रक्रिया के सवालों को जानने के लिए एक जरूरी जगह बन गई, जो डायस्पोरा की स्थिति को डिफाइन करती है और अतीत और वर्तमान के बीच एक पुल बनाती है। इसलिए ये कहानियां सिर्फ सफर की कहानियां नहीं है, ये इस बात की गहरी जांच है कि जब किसी की जड़ें एक जगह से उखड़ जाती हैं तो इंसान होने का क्या मतलब है। ये लिटरेचर देखता है कि यादें वर्तमान को कैसे आकार देती हैं और घर का विचार कैसे एक बदलता हुआ अक्सर काल्पनिक कॉन्सेप्ट बन जाता है। ये पीढ़ियों के बीच के तनावों को देखता है। पुरानी पीढ़ी परंपरा से चिपकी रहती है और नई पीढ़ी एक हाइब्रिड पहचान को नेविगेट करती है। ये जवाबों की बजाय सवालों का लिटरेचर है, जो एक ऐसी दुनिया में अपनी जगह खोजने की लगातार और अक्सर अनसुलझी यात्रा को दिखाता है, जो लगातार बदल रही है और अपनी सीमाओं को फिर से परिभाषित कर रही है। डायस्पोरा लिटरेचर में एक बड़ा थीम पहचान की लगातार खोज है। इन कहानियों के कैरेक्टर अक्सर सांस्कृतिक रस्साकशी में फंसे होते हैं। उनसे, दूसरों और खुद से भी पूछा जाता है, आप असल में कहां से हैं? इस सवाल का जवाब कभी आसान नहीं होता। उनकी पहचान कोई तय चीज नहीं बल्कि एक बदलती हुई स्थिति है, जो उनके माता पिता की संस्कृति और उनके अपनाए गए देश की संस्कृति से बनी है। इससे सांस्कृतिक हाइब्रिडिटी बनती है, अलग अलग प्रभावों का मेल जो कुछ नया बनाता है। लेखक इस हाइब्रिड सेल्फ को बड़ी संवेदनशीलता से एक्सप्लोर करते हैं, यह दिखाते हुए कि यह कैसे समृद्धि और अंदरूनी संघर्ष दोनों का स्रोत हो सकता है। वफादारियों का एक लगातार समझौता। इन कहानियों में याददाश्त एक शक्तिशाली और अक्सर डरावनी भूमिका निभाती है। मातृभूमि को अक्सर यादों के लेंस से देखा जाता है, एक आदर्श, लगभग पौराणिक जगह बन जाती है। ये यादें कहानियों, व्यंजनों और गानों के जरिए पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती हैं, जो एक ऐसी विरासत से जुड़ाव का एक जरूरी लिंक बनती हैं जो दूर महसूस होती है। हालांकि यह याद किया गया अतीत अक्सर वर्तमान की हकीकत से टकराता है। प्रवासियों के बच्चों के लिए मातृभूमि एक ऐसी जगह है जहां वे शायद कभी नहीं गए, लेकिन अपने परिवार की यादों के जरिए उससे गहराई से जुड़े हुए महसूस करते हैं। इससे एक अनोखी तरह की लालसा पैदा होती है, एक ऐसे अतीत के लिए जो उनका अपना नहीं है, एक विरासत में मिले नुकसान का एहसास जो उनके विश्व दृष्टिकोण को गहराई से आकार देता है। विस्थापन का एहसास डायस्पोरा के अनुभव की एक और नींव है। यह सिर्फ शारीरिक दूरी से ज्यादा है, यह अनमोल होने की एक भावनात्मक स्थिति है। कैरेक्टर अपने नए समाज में बाहरी महसूस कर सकते हैं, उन्हें हल्के पूर्वाग्रह या खुले भेदभाव का सामना करना पड़ सकता है, जो उन्हें याद दिलाता है कि वे अलग हैं। उसी समय अपनी पुश्तैनी जमीन पर वापस जाना भी उतना ही भ्रमित करने वाला हो सकता है। उन्हें लग सकता है कि वे वहां भी फिट नहीं होते, क्योंकि वे विदेश में अपने जीवन से बदल गए हैं। यह अजीब एहसास, जैसा कि स्कॉलर होमी के
भाभा ने कहा था, कहीं भी पूरी तरह से घर पर न होने का एक व्यापक एहसास है दुनिया में एक परमानेंट मेहमान होने का। हालांकि यह अनोखी स्थिति एक ट्रांसनेशनल नजरिया भी देती है। डायस्पोरा के लेखकों के पास अक्सर एक खास नजरिया होता है जिससे वे अपने नए और पुराने दोनों देशों को एक आलोचनात्मक नजर से देख पाते हैं। वे हर संस्कृति के रीति रिवाजों और विरोधाभासों को दूर से देख सकते हैं, ताजे और अंदरूनी विचार दे सकते हैं। यह दोहरा नजरिया उन्हें राष्ट्रवाद, संस्कृति और अपनेपन के बारे में तय विचारों को चुनौती देने में सक्षम बनाता है। उनका काम अक्सर राष्ट्रीय सीमाओं को पार करता है, एक ऐसी सार्वभौमिक मानवीय अनुभव की बात करता है जो एक खंडित दुनिया में जुड़ाव और अर्थ की तलाश में है, जो हमारे आधुनिक युग में वैश्विक समुदायों के जुड़ाव को उजागर करता है। डायस्पोरा लिटरेचर की खूबसूरती उसके अलग अलग ग्लोबल एग्जाम्पल्स से सबसे अच्छे से समझी जा सकती है। कैरिबियन से V.S. नायपॉल जैसे लेखकों ने ए हाउस फॉर मिस्टर बिस्वास जैसे कामों में त्रिनिदाद में भारतीय डायस्पोरा द्वारा अनुभव किए गए अलगाव और जगह की तलाश को एक्सप्लोर किया। उनके कैरेक्टर गिरमिटिया मजदूरी और उपनिवेशवाद की विरासत से जूझते हैं, अपनी पुश्तैनी भारत से दूर एक पहचान और जगह बनाने की कोशिश करते हैं। इसी तरह अफ्रीकी लेखकों ने माइग्रेशन के अनुभव को जोरदार तरीके से व्यक्त किया है। चिमामंडा ngozi adichie का नॉवेल अमेरिकनहा नाइजीरिया में जीवन को संयुक्त राज्य अमेरिका में एक अश्वेत प्रवासी होने के अनुभव से बखूबी कंपेयर करता है, नस्ल, पहचान और आत्मसात होने के सूक्ष्म दबावों की जांच करता है। लैटिन अमेरिकी लेखकों ने भी इस साहित्यिक परंपरा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जूलिया अल्वारेज जैसे लेखकों ने हाउ द गार्सिया गर्ल्स लॉस्ट देयर एक्सेंट्स में डोमिनिकन रिपब्लिक में तानाशाही से भागकर न्यूयॉर्क शहर में नए जीवन की तलाश में एक परिवार की यात्रा का वर्णन किया है। यह नॉवेल सांस्कृतिक अनुकूलन की चुनौतियों, उभरते पीढ़ीगत विभाजनों और अपनी मातृभाषा और परंपराओं को खोने की दर्दनाक प्रक्रिया को खूबसूरती से दिखाता है। ये कहानियां माइग्रेशन को चलाने वाले विशेष ऐतिहासिक और राजनीतिक संदर्भों को आवाज देती हैं, साथ ही अप्रवासी अनुभव की सार्वभौमिक भावनात्मक सच्चाइयों को भी छूती हैं, जो साझा लेकिन अलग अलग कहानियों का एक ताना बाना बुनती है। भारतीय डायस्पोरा ने इंग्लिश में खास तौर पर एक जीवंत साहित्य का निर्माण किया है। सलमान रश्दी जैसे लेखकों ने अपने महान नॉवेल मिडनाइट्स चिल्ड्रन के साथ जादुई यथार्थवाद का उपयोग करके मातृभूमि और उसके बिखरे हुए बच्चों के बीच के जटिल संबंध को एक्सप्लोर किया है। मेरा अपना काम दी नेम्स के सहित अमेरिका में बंगाली अप्रवासियों के जीवन को बताता है, जिसमें दो संस्कृतियों को नेविगेट करने के अंतरंग, रोजमर्रा के संघर्षों और व्यक्तिगत पहचान और पारिवारिक संबंधों पर इसके गहरे प्रभाव पर ध्यान केंद्रित किया गया है। ये कहानियां अक्सर उन शांत नाटकों को एक्सप्लोर करती हैं जो अप्रवासी घरों में होते हैं, इतिहास के बड़े दायरे से दूर। हिंदी साहित्यिक दुनिया में भी एक महत्वपूर्ण डायस्पोरा लिटरेचर पनप रहा है। उषा प्रियमवदा जैसी लेखिकाओं ने अपने उपन्यास 55 खंभे लाल दीवारें में और बाद में सुधा ओम ढींगरा और सुषमा बेदी जैसे लेखकों ने विदेशों में भारतीयों के जीवन के बारे में विस्तार से लिखा है। वे अकेलेपन, सांस्कृतिक संरक्षण और डायस्पोरा में महिलाओं के सामने आने वाली अनोखी चुनौतियों जैसे विषयों को एक्सप्लोर करती है। उनका काम यह सुनिश्चित करता है कि माइग्रेशन और पहचान के बारे में बातचीत सिर्फ इंग्लिश तक ही सीमित न रहे, बल्कि उपमहाद्वीप की समृद्ध और विविध भाषाओं में भी व्यक्त हो, जो दुनिया भर में फैले विविध भारतीय डायस्पोरा के अनुभवों को दर्शाती है। डिजिटल युग के आने से डायस्पोरा लिटरेचर में बड़ा बदलाव आया है। इंटरनेट, ब्लॉग और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने प्रवासी लेखकों के लिए अपना काम शेयर करने के नए रास्ते खोले हैं, जिससे उन्हें पारंपरिक पब्लिशिंग गेटकीपर्स से हटकर काम करने का मौका मिला है। इसने साहित्यिक दुनिया को डेमोक्रेटाइज किया है, जिससे आवाजों की एक बड़ी और ज्यादा विविध रेंज को सुना जा सके। टोरंटो में रहने वाला एक एस्पायरिंग लेखक लाहौर से अपने परिवार की यात्रा के बारे में लिखी एक कविता को तुरंत ग्लोबल ऑडियंस के साथ शेयर कर सकता है। ये डिजिटल कनेक्टिविटी डायस्पोरा के लोगों के बीच समुदाय की भावना को बढ़ावा देती है, वर्चुअल मातृभूमि बनाती है, जहां साझा अनुभवों पर चर्चा की जा सकती है और उन्हें मान्यता दी जा सकती है, जिससे उस अकेलेपन को कम किया जा सके जो अक्सर प्रवासी जीवन की पहचान होता है। इसके अलावा डिजिटल टूल्स ने इन कहानियों को बताने के तरीके को बदल दिया है। लेखक नए तरीकों के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जैसे ऑनलाइन जर्नल्स, मल्टीमीडिया स्टोरी टेलिंग और इंटरैक्टिव कहानियां।
यह ऑडियंस के साथ ज्यादा सीधा और डायनामिक जुड़ाव की अनुमति देता है। रीडर्स कमेंट कर सकते हैं, जवाब में अपनी कहानियां शेयर कर सकते हैं और ग्लोबल बातचीत का हिस्सा बन सकते हैं। इस सुलभता का मतलब है कि डायस्पोरा लिटरेचर अब अकादमिक हलकों या खास बुक स्टोर्स तक ही सीमित नहीं है। यह हमारी ऑनलाइन संस्कृति का एक जीता जागता हिस्सा है। इसने माइग्रेशन की कहास, व्यक्तिगत कहानियों को मुख्यधारा के दर्शकों के लिए ज्यादा विजिबल और रिलेटेबल बना दिया है, जिससे अलग अलग संस्कृतियों में ज्यादा सहानुभूति और समझ बढ़ी है। अंत में, डायस्पोरा लिटरेचर बहुत जरूरी है क्योंकि यह समकालीन दुनिया के बारे में हमारी समझ को जटिल और समृद्ध करता है। वैश्वीकरण और बड़े पैमाने पर आवाजाही द्वारा परिभाषित युग में ये कहानियां सुर्खियों में मानवीय नजरिया पेश करती हैं। वे आंकड़ों और राजनीतिक बहसों से आगे बढ़कर व्यक्तियों और परिवारों पर माइग्रेशन के वास्तविक व्यक्तिगत प्रभाव को दिखाती हैं। वे हमें घर, राष्ट्र और पहचान का असल मतलब क्या है, इस पर गहराई से सोचने के लिए चुनौती देती हैं। दुनिया के बीच रहने वालों को आवाज देकर ये लिटरेचर हमारी अपनी दुनिया का विस्तार करता है, जिससे हमें अपनेपन की जटिलताओं का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। ये कहानियां सिर्फ प्रवासियों या उनके बच्चों के लिए नहीं है, ये हर किसी के लिए हैं। वे हमें लचीलेपन, अनुकूलन और याददाश्त की स्थायी शक्ति के बारे में सिखाती हैं। वे हमें याद दिलाती हैं कि संस्कृति कोई स्थिर चीज नहीं बल्कि एक गतिशील, हमेशा बदलती रहने वाली शक्ति है जो मानवीय जुड़ाव और आवाजाही से आकार लेती है। डायस्पोरा लिटरेचर समकालीन साहित्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि यह हमारी आपस में जुड़ी हुई दुनिया की हकीकत को दर्शाता है। यह हमारी कहानी है, एक वैश्विक समुदाय जो लगातार गति में है, हमेशा अपनी जगह की तलाश में है और उस तलाश में मानवीय अनुभव के नक्शे को फिर से परिभाषित कर रहा है।